दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। जैसा कि आज आपने देखा, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए और आम आदमी पार्टी जहां तक अभी तक सरकार बनाई हुई थी वहां पर सिर्फ मात्र 22 सीटें ही हासिल कर पाई है। वहीं पर भाजपा ने एक बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए 48 सीटों पर कब्जा जमाया है। ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है भाजपा की दिल्ली में। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलें। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। वहीं पर भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश भाटिया जी और आम आदमी पार्टी से जनार्दन सिंह जी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नाहिद खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने कार्यक्रम में आप चारों का स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा जनार्दन सिंह जी से। 22 सीटों पर सिमट गई है पार्टी, मुखिया भी चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। आपके क्या कहना है इस बारे में? इस हार का क्रेडिट, इस हार की जिम्मेदारी आप किसके कंधों पर देना चाहते हैं? पहले सबसे पहले टुडे न्यूज 9 के सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हमारी जो ये आपके हिसाब से जो ये हार हुई है, इस हार की जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है तो जिम्मेदारी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ठीक है हमारी हार हुई और हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को कहा है कि आपने मतलब आगे बढ़ करके और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत हासिल करी है। तो जो भी आपने वादे करे हैं दिल्ली की जनता से, और उन्होंने वादे भी वही करे जो केजरीवाल जी के वादे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को आगे आकर के कहना पड़ा था कि जो सरकार है अभी, इसके जो भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में कोई भी हम कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे, जनता के हितों से जुड़े हुए। और साथ में 2100 की जगह 2500 रुपये जो है महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात करी और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी है उन्होंने वहाँ पर। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि जनता के हितों के लिए हम भी आज तक लड़ते रहे हैं। तो अगर जो भी यहाँ पर अब प्रधानमंत्री जी इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो ये सरकार है भाजपा की, ये जनता के हितों के जो भी कार्य हैं उनको। मगर सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पैदा हो रहा है वो 22 सीटों का सवाल बार बार सामने आ जा रहा है कि क्या कमी रह गई जो 22 सीटों पर ही सिमट के रह गई? आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति से शुरुआत करी थी। हमने जनता के हितों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब पर मुद्दों को लेकर के ही जो है आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई। और पिछले 11 सालों से लगातार हम जनता की सेवा करते रहे हैं। हर चीज़ों पर, हर मानकों पर आम आदमी पार्टी ने जनता की सेवा करी हुई है। वो बल्कि इस बार के चुनाव में हमने गिन करके बताया था कि एक आम आदमी को क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे, और जनता ने उन सब चीज़ों को सराहा भी। लेकिन कहते हैं ना कि 11 साल की राजनीति के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा वो होती है। और आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे हरियाणा का चुनाव रहा, महाराष्ट्र का चुनाव रहा, किस तरीके से भाजपा ने और जो ये चुनाव आयोग है इसके साथ मिल करके कैसे कैसे घोटाले और घपले करे हुए हैं। दिल्ली के अंदर भी उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा गया। इन्होंने सबसे पहले जो है कि वोट जो थे आम आदमी पार्टी के, जिनको पता था कि जो भी क्लस्टर हैं, जो एरिया हैं जहां आम आदमी पार्टी के वोट हैं, वहां पर वोट काटे गए और वो संख्या हजारों की संख्या में वोट काटे गए। तो इनकी रणनीति ये हर बार नए नए तरीके से जनता को लूटने का काम करते हैं। उसी तरीके से आज इन्होंने रणनीति में अपनी कामयाब हुई है भाजपा। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली के अंदर जिस आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने जिस हिसाब से दिल्ली को चलाया और जनता को सुविधाएं दी, आज देखते हैं कि भाजपा किस तरीके से वो करती है। क्योंकि भाजपा की कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी दिल्ली गए थे चुनाव प्रचार के लिए। उस वक्त मैं भी वहाँ पर था और मैं यहाँ पर मनीष जी की सीट पर जंगपुरा पर प्रचार कार्य कर रहा था। उस समय उन्होंने वहाँ पर कहा कि यहाँ महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। अरे आप वहाँ दिल्ली में कहते हैं, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के महिलाओं को सम्मान। चलिए, फिलहाल आप बात कर रहे हैं दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। अगर उत्तराखंड की बात होगी तो उत्तराखंड पे सवाल करेंगे। भाटिया जी, जब आप कुछ कह रहे थे तो भाटिया जी हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ये भाटिया जी, ये तंजिया हंसी थी या फिर जीत की हंसी थी? सबसे पहले भाई, टुडे 9 के जो दर्शक हैं उन सबको मैं आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है उसकी बहुत सारी बधाई देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिल्ली का चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा किया, और वहां की जनता को, देवतुल्य जनता जिन्होंने, जिसके आधार पर ही सरकारें बनती हैं। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कहें, क्योंकि निर्णय तो आखिर जनता देती है, जनता के वोट से ही सरकार बनती है।
तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आज हमारे को इस सुखद अनुभूति को प्राप्त करने का सौभाग्य दिल्ली की जनता ने दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आप मन मन मुस्कुरा रहे थे। आज हमारा मुस्कुराने का दिन है। पिछले 26-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी दिल्ली में। दिल्ली भारत के दिल में बसती है। पूरी दुनिया दिल्ली को अलग नज़रों से देखती है। जब भी कोई भारत की तरफ आता है, बाहर का देश का कोई राष्ट्र शासक, तो वह दिल्ली में आता है। तो दिल्ली को किस तरीके का दिल्ली होना चाहिए, अद्भुत दिल्ली होनी चाहिए, सुंदर दिल्ली होनी चाहिए, इसके लिए दिल्ली की सत्ता बहुत जरूरी होती है। और दिल्ली पिछले कई वर्षों से छली जा रही थी। 11 वर्षों से जिस आंदोलन के प्रतिभूत होकर केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की परिणति के स्वरूप सत्ता में आई थी, और उसी परिणति में घिरकर, उसी चक्रव्यूह में फंसकर वह खुद सत्ताच्युत हुए। क्योंकि आप एक बात बताइए मुझे कि जो व्यक्ति दिल्ली का सीएम हो, दिल्ली पर उसका शासन हो, और उसे अपनी सत्ता में ही जेल जाना पड़े, और किस आरोप में? भ्रष्टाचार किया। मैं बड़ी गंभीरता से आज अपने इस देश के गौरवान्वित व्यक्ति अन्ना हजारे जी को सुन रहा था, क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूँ, और क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना से अपनी बात को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन से हम अन्ना जी के आंदोलन से इस पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि जितने आप लोगों को शायद अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे बैक साइड में, तो उस समय आपको लगेगा कि जब अन्ना हजारे जी ने ये आंदोलन किया, उससे ही केजरीवाल जी का उदय, और केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए दिल्ली को, उससे पूर्व शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया था जबकि कांग्रेस की सरकार थी। मैं इस बात से कहने से गुरेज नहीं करूंगा, दिल्ली में डेवलपमेंट जो बहुत उच्च स्तर पर हुआ, ट्रैफिक की समस्या थी, सिविल लाइन की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, इन सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं, चलिए समस्याओं पर बाद में आ जाएंगे, समस्याओं की बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि आज 48 सीटें लेकर आई है बीजेपी। तो 48 सीटें लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? हम वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। 48 सीटें एक बहुत बड़ी संख्या होती है 70 में से, तो क्या कारण मानते हो कि इतनी बड़ी तादाद में जो सीटें जीतकर लाई है बीजेपी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोहसिन भाई, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव था, दिल्ली में चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एग्रेसिव रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में चल रही है, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बनाने में लगी हुई थी कि जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो भ्रष्टाचारी हैं। वो जेल गए, जेल जाने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि हमने पहले कई बार देखा है, कई राज्यों में देखा है कि जिस तरह से नेताओं पे आरोप लगते हैं और नेता तुरंत अपनी सीट छोड़ देते थे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जमे हुए थे, वो एक मुख्य कारण मुझे लगता है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस नेता पे आरोप लगे उस नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उनके तो इतने नेता जेल गए, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया। जब वो जेल से आए तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्हें लगा कि कुछ समय अगर सत्ता से बाहर रहेंगे, जबकि उन्होंने जिन्हें बनाया था तो वो भी रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रही थी। उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि सीएम जो है कि मेन सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो साफ तौर पे ये सारी चीज़ें थी। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। उसके बाद से एक मुद्दा ये भी था कि जो वो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम घर में रहता हूँ, उनके घर की चर्चा काफ़ी हुई कि करोड़ों रुपए उन्होंने घर को रेनोवेट करने में खर्च कर दिए। यमुना की सफाई की बात वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, 15 सालों से कर रहे हैं, 10 से 12 सालों से कर रहे हैं। हर बार जनता से एक वादा करते हैं। पूर्वांचल समाज के लोग क्योंकि बड़ी संख्या में छठ पूजा करने जाते हैं, तो उनसे हमेशा वादा ये रहता था कि बस 5 साल का समय दीजिए, यमुना साफ़ हो जाएगी। तो लगातार जिस तरह से हमने देखा कि सरकार आई गई, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई। सफाई पे पैसा करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई जो वो कहते थे। अभी उनने जो बयान दिया था कि हरियाणा के कारण यमुना का पानी दूषित है।
अभी हरियाणा के चुनाव के बीच ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद हरियाणा में जो यमुना बहती हैं वहाँ से यमुना का जल पिया और पीने के बाद से उसकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे थे जो कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उनके मन में घर कर गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई और जीत का श्रेय सीधे सीधे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस तरह से पूरा काम किया गया। और सबसे खास बात वहाँ ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री फेस कोई आगे नहीं किया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री फेस अगर आगे करते तो शायद ये होता है कि आपस में ही विवाद हो जाता, क्योंकि बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद ही अपनी पार्टी में अलग अलग गठजोड़ बना के चलते हैं और इसका नुकसान पार्टी को होता। लेकिन पार्टी ने इस चीज़ पर समझदारी दिखाई, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली मॉडल ये पूरे देश में दिखाते थे, दिल्ली में ही हारे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब देखना ये होगा कि आगे क्या करते हैं। चलिए, भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई और आपने बात की यमुना की सफाई की। यमुना की सफाई से कांग्रेस की सफाई हो गई है दिल्ली से। तो नाहिद खान जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने शून्य का आंकड़ा छुआ है। फिलहाल तो हमारे पास कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हार का मुख्य कारण आप किसे मानते हुए चलते हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अपना एनालिसिस बताइए। देखिए, जो दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा ने वहाँ वापसी की है वो अप्रत्याशित नहीं है। उसके लिए पिछले 11 साल से आप आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहाँ पर और भाजपा चाहती थी किसी तरह से भी हम वहाँ सत्ता पे काबिज हों, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारें काबिज हैं, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार होते हुए भी वहाँ पर काबिज ना होना ये बड़ा उनको सालता था भाजपा को। तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत वहाँ पर काम किया और उन्होंने वहाँ पर अपने जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने अवेयरनेस किया और उन्होंने वहाँ पर वायदे करने शुरू किए, जिस तरह से केजरीवाल ने शुरू किए थे। अब उन्होंने कहा कि केजरीवाल का जो मेन था, जो फोकस था कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना। तो इन सबको देखकर भाजपा ने भी अपनी रणनीति इस तरह से उन्होंने की और उन्होंने धीरे धीरे वही सारी चीज़ें जो केजरीवाल आम मतदाताओं के बीच लेके गए थे, भाजपा ने भी उन चीज़ों को वहाँ पे किया। और दूसरा ये था कि केजरीवाल जब जेल गए शराब घोटाले में और उनके जो और मंत्री जेल चले गए, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली की जो लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाती है। जहां पर यहाँ पर मेन फाइट, दिल्ली में मेन फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में थी, 22 वर्सेस 48। लेकिन कांग्रेस, अदर को तो छोड़ो, कांग्रेस शून्य पे खेल रही। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी शुरू में साथ रही थी। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल ने अलग थलग होके और इंडिया गठबंधन में होते हुए भी हरियाणा में चुनाव लड़ाने की हिमाकत की थी अपने प्रत्याशियों को, जिससे कांग्रेस को ये कई साल रहा था कि हमारी सरकार हरियाणा में बनने से रह गई, उसके पीछे आम आदमी पार्टी है। हालांकि उनको पता था दिल्ली में हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो दिल्ली में हरियाणा में जो उनकी हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। अगर हम देखते हैं कुछ सीटों पर नज़र डालें तो 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अगर प्रत्याशी वहां नहीं उतारती तो हो सकता था आम आदमी पार्टी वहां विजयी होती। तो काफ़ी जो क्षेत्र जो है, तो आपका ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कब्र खोदने का काम कांग्रेस ने किया है। चलिए, दोबारा आ जाते हैं जनार्दन सिंह जी की तरफ। एक वीडियो वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का, चूंकि जब हार जीत की बात आती है, नतीजे आते हैं, तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखेड़े जाते हैं। उस वीडियो में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को एक जन्म और लेना पड़ेगा हराने के लिए। तो क्या ये बड़े बोलों से थोड़ा परहेज नहीं रखना चाहिए? क्योंकि सत्ता है, सत्ता तो बदलती रहती है। देखिए, राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा बड़बोलापन कोई नहीं कर सकता है, ये आपने देखा होगा। और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, तो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का
का घोटाले का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि चक्की पीसिंग इस तरीके से डायलॉग बोले थे, लेकिन उसके बाद उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं डरे और उन्होंने जनता की जो हितों की बात थी उसके लिए हमेशा लड़ते रहे और कभी भी इनके आगे नहीं झुके, जिसकी वजह से केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, हमारे बहुत सारे नेताओं को जेल जाना पड़ा, लेकिन हमारे किसी नेता के पास आज तक कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ और न ही 1 रुपया किसी के पास निकला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बोल की जहाँ तक बात है कि केजरीवाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जन्म लेना पड़ेगा, बिल्कुल अगर नरेंद्र मोदी अपनी ही रणनीति पर जिस हिसाब से देश के बाकी सारे राज्यों पर जनता को जो सुविधाएं देते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, उन्हीं तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राज्य के नहीं है, और वो भी जहां पर आधी अधूरी सरकार कोई ना कोई रणनीति तो उन्होंने बनाई थी जिस वजह से वो जीते हैं। तो वो केजरीवाल वो रणनीति किसकी रही होगी? केजरीवाल जी की ही रणनीति पर जीते। बाकी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो चुनाव आयोग करता है, आज रबर स्टैंप बना हुआ चुनाव आयोग, ये हिसाब से उसके काम करे। सेकंड तुम दो सेकंड के लिए आपकी बात ये थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है कि आप आम आदमी पार्टी की रणनीति पे मोदी जी जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पे खुद नहीं जीत पाती। आम आदमी पार्टी ने जो भी जनता के हितों की बात दिल्ली में करी है वो सारी की सारी बात प्रधानमंत्री को वहां पर करनी पड़ी, और साथ में क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? 500 रुपए का सिलेंडर उन्होंने दिल्ली की जनता को देने के लिए कहा हुआ है, 2500 रुपए सम्मान राशि महिला को देने के लिए कही हुई है, और बाकी पूर्ववत जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो जो भी सुविधाएं जनता को दे रही थी वो सारी सुविधाएं देने की बात करी है। तो क्या और राज्यों में उनको नहीं देना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें करते हैं, और दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया है। जनता देखिए जनार्दन होती, भगवान होती है, मैं इस पर कहना चाहूँगा, लेकिन ये उन्होंने गलत विश्वास करा है जनता ने। ये दिल्ली की जनता अभी आने वाले समय में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी, और ये बिल्कुल सत्य है कि केजरीवाल जी की ही जो लाइनें हैं, कि आम आदमी पार्टी की जो लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों पर चल करके और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जीत हासिल करी हुई है। और कहीं उनका कोई अपना जो विजन होता है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन दिल्ली में चल नहीं। भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को रोके, मैं भाटिया जी को टाइम। जी भाटिया जी। भाई मेरे काबिल दोस्त वरिष्ठ पत्रकार नाहिद भाई और वेद जी बैठे हैं, जनार्दन भाई सब बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का उदय 12 साल पहले होता है, और कि कोई उनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, एक आंदोलन की प्रणीति के तहत ये पार्टी बनती है, और उस पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है। मैं आपको, अगर आप 11 साल पहले जाएं तो अरविंद केजरीवाल जी की एक स्पीच सुनवाऊंगा। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर सत्ता में आया तो शीला दीक्षित की जांच कराऊंगा, शीला दीक्षित जी के जो कांग्रेस के जो पिछले भ्रष्टाचार के जो काम है उसको मैं पिछले 15 दिन के अंदर अंदर उनको जेल भेजूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहाँ गया उनका वो एजेंडा, कहाँ गई उनकी वो स्पीच? उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रूप से सत्ता को हथियाने के लिए सिर्फ सब्सिडियां देना, बांटना, रेवड़ी की तरह जनता की गाड़ी कमाई को लोगों के बीच में बांट दिया और सत्ता में आ गए। उसके बाद जो दिल्ली का हश्र हुआ, 11 साल तक दिल्ली का जनमानस पीड़ित था, वो देखने लायक है। आप दिल्ली जाइए, उसकी रोडें देखिए। आप शायद मेरे काबिल लोग सारे दोस्त हैं, दिल्ली जाते हो, आप बताइए 11 साल में कोई फ्लाईओवर बना हो, 11 साल में दिल्ली का कोई विकास हुआ हो? सिर्फ एक ही बात, यमुना साथ होगी। कहाँ गई यमुना? यमुना का पानी आज भी उसी स्तर पर है। कहाँ गई सिविल लाइन? कहते थे सिविल लाइन को मैं नया कराऊंगा। जिस मुद्दे पर ये अपनी हाँ भरते थे, जिसको मैनिफेस्टो में रखते थे, शिक्षा नीति, इनका शिक्षा मंत्री चुनाव हार गया। अरे जो शिक्षा नीति को बना रहा है वो शिक्षा मंत्री आपका चुनाव हार जाता है। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, ये सब लोग चुनाव हार जाते हैं। स्वास्थ्य को निःशुल्क, अरे हमारी जो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान कार्ड की जो थी, हम इसको लागू नहीं करें। अरे भाई एक बार बताइए, जिसे पूरा देश लागू करा है, आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, मैनिफेस्टो में कहते हैं हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाएंगे। इनकी विकास की किरण महल तक पहुंची। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तब इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि मैं कोई भी एक जनरल व्यक्ति की तरह रहूंगा, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई बहुत बड़ा महल नहीं लूंगा। आपने देखा कितना बड़ा महल आज उनके पास है मुख्यमंत्री के रूप में। और एक बात बताइए, जो व्यक्ति
अपनी इतनी इतनी बड़ी बातें कहता है। अभी मैं कल देख रहा था, मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि मोदी जी ने उन्हीं की लाइन पर चल के, अरे जिसकी अपनी लाइन खुद ब्रेक हो गई हो, जो खुद व्यक्ति चुनाव हार गया हो, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट आदमी जो पूरी पार्टी की जान माना जाता हो, पूरी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, वो खुद चुनाव हार गया। अब तो स्थिति देखिए, अभी आप देखते जाइए, थोड़े दिनों को वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, कुछ दिनों में सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। अभी ये जीत और हार का जब मूल्यांकन करेंगे तो किसके ऊपर ठीकरा कोटेंगे? इन्हीं के पार्टी के कुछ नेता बार बार जब टाइम पर पार्टी छोड़ते चले गए। आप बताइए, अपने लोगों को नहीं संभाल सके, कुमार विश्वास चले गए, अपना क्या नाम यादव जी चले गए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस आधार पर जिन 5-7 लोगों ने इस पार्टी को स्तंभित रूप से खड़ा किया था, वो लोग कहाँ गए? आए आप उन्हीं को नहीं जोड़ सके। जब मूल्यांकन की बात आई है तो वेद प्रकाश की तरफ आते हैं, वेद प्रकाश जी की तरफ आते हैं। 22 वर्सेस 48, तो क्या ये मान के चलें कि आम आदमी पार्टी को जनता ने एक तरफा नकार दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहले हमने 2014 का चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव, तो 7 और 0 का रेशियो था। 7 भारतीय जनता पार्टी के पास थे, एनडीए के पास थे, और 0 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थे। 2019 का हमने लोकसभा चुनाव देखा, 7-0, 7 बीजेपी के पास थे, 0 कांग्रेस के पास थे, और 0 आम आदमी के पास थे, आम आदमी पार्टी के पास थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ही गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। 7 सीटें भाजपा जीती, दोनों मिलाकर भी 0 ही सीट जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 0 सीटें मिल रही थी आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी के मन में तो टीस थी, लेकिन जिस तरह से 7 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में भी एक टीस थी कि हम देश के विभिन्न राज्यों को जीत रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो या बिहार हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी प्रदेश हो। अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, और जहां वापसी नहीं की वहां कहीं ना कभी उनकी सरकार रही। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जो राज्य की जो मुख्यमंत्री की जो सीट थी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से दूर थी, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से रेवड़ी बांटी है, रेवड़ी बांटने का भी आरोप लगाया दिनेश जी ने कि आम आदमी पार्टी पे, तो इस बार इन्होंने भी दबा के रेवड़ी बांटी है। और ये भी कह सकते हैं एक अहम मुद्दा था कि जिसके कारण जो है वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल वोटर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसलिए 48 और 22 का जो रिजल्ट आया है, इसमें जिस तरह से प्रदूषण को लेके वो हमेशा ही दूसरे राज्यों को घेरते रहते थे, जबकि अपने यहाँ कोई सुधार नहीं करना है। यमुना को लेके दूसरे राज्यों को घेरते रहते थे, अपने यहाँ कोई सुधार नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि दूसरे राज्यों में जब प्रचार करने जाते थे अरविंद केजरीवाल, तो उनका हमेशा ये आरोप रहता था, जिस राज्य में जाएंगे तो कहेंगे देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इसी राज्य में बिक रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, दिल्ली मॉडल दिखाते थे। शिक्षा की बात करेंगे, दिल्ली मॉडल दिखाते थे। जब दिल्ली मॉडल आपका इतना कारगर था, चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, उन्होंने एजेंसियों को दुरुपयोग किया भी हो, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग जनता के मन में तो नहीं हो सकता ना। अगर आपने काम किया है तो काम जनता को दिखाई देना चाहिए था, और जनता को दिखाई देता तो आपको लाभ मिलना चाहिए था। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें सीट बदलनी पड़ती है, स्वास्थ्य मंत्री हार जाते हैं, शिक्षा मंत्री हार जाते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हार जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इत्तेफाक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत थी और आम आदमी पार्टी का अपना घमंड था, जो कि रिजल्ट पे दिखाई दिया है। चलिए, आम आदमी पार्टी का अपना घमंड था। नाहिद जी के पास आता हूँ। नाहिद जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। ऐसे में एक खबर ये आती है कि मुखिया ही चुनाव हार जाते हैं। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने से अन्य राज्यों में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में थे, उनका मनोबल गिरेगा या फिर उसी मनोबल से काम करते रहेंगे? नवोदित पार्टी को खड़ा करना केजरीवाल के लिए बहुत दुष्कर काम था, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे के दम पर जिस आंदोलन से खड़े होकर एक पार्टी खड़ी की थी, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और काफ़ी लोग उनसे
बाद में अलग भी हुए, लेकिन केजरीवाल खड़े रहे और केजरीवाल ने जो भी उनके खिलाफ थे उन सारे लोगों को जो उनके साथ में थे उन लोगों को अलग हटा दिया। और दिल्ली पे जिस तरह कब्जा किया उन्होंने, उनको लगता था कि मैं अन्य राज्यों पे भी कब्जा करूँगा। धीरे धीरे उन्होंने विस्तारीकरण करके पंजाब तक पहुँचे और पंजाब में वहाँ जीत हासिल की। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपने पार्टी को वहाँ पर विस्तृत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उत्तराखंड में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। अब सवाल यह है कि जो मुखिया थे उसके, वही हार गए। दरअसल उनकी जो नीतियाँ थी और जो उस हर तरह से हर मामले में केंद्र सरकार को दोषी देना, अपने चीज़ों पर फोकस नहीं करना, दूसरों को आरोपित करना, और जो उनके शिक्षा मंत्री पे, स्वास्थ्य मंत्री पे जिस तरह से आरोप लगे और बाद में उन पर खुद आरोप लगे और वो खुद भी जेल गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री भी जेल गए और उनके शिक्षा मंत्री भी गए। जो मॉडल दिल्ली में उन्होंने दिखाया था, जिसको दिखा के वो अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को खड़ा कर पाए थे, वो मॉडल दोस्त हो गया था। लोगों में लग रहा था कि केजरीवाल जो बात करते हैं उन पर खरा नहीं उतर रहे। तो किस तरह से वहाँ वो तो जो उनके पार्टी के लोग जेल चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उनको लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी की हार से अन्य राज्यों में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा? मनोबल जाहिर बात बिल्कुल मनोबल गिरेगा। जो कार्यकर्ता केजरीवाल की एक आवाज़ पे खड़े हो जाते थे, उनको लगता था केजरीवाल आगे जाके एक ताकत बनेंगे देश में और केंद्र सरकार में वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते थे, तो वो मुझे जाहिर बात है उससे टूटा है उनका सपना। जी वेद जी बोलिए। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई और कांग्रेस को 0 सीटें मिली है, आप अभी बार बार ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस की जिम्मेदारी कौन लेगा। जो जीत का सहरा अपने सर बांधते हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, तो उन्होंने तंज कसा था और तंज कसते हुए कहा कि चर्चाएं ये हैं कि जो पंजाब की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया है दिल्ली में, और दिल्ली का फ़ोन गया है मुख्यमंत्री के पास पंजाब में, और उनसे कहा है कि एक काम करो, अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दो। तो इस तरह के तंज भी अब भारतीय जनता पार्टी कस रही है, और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता है या जहाँ पे सरकार अभी तक नहीं आई है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को काफ़ी मनोबल गिरेगा और वहाँ जो है संगठन में टूट भी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। तो इसको लेके अब मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब उन पे समय है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, अच्छी तरीके से निभाएं, और दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड हो या जो भी प्रदेश, जिन प्रदेशों में वो अपनी सरकार उन्हें उम्मीद है कि आ सकती है, उन प्रदेशों में जाके खुद भी काम करें, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और कार्यकर्ता जीते। जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे काबिल दोस्त, अभी तक जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, जो टीवी के माध्यम से आज सुनाई दे रहा है, देखिए, ना खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें आप में वही सही। एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि वहां पर कोई नीचे के कार्यकर्ताओं की कोई वक़्त नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल का निर्देश होता है वो फॉलो होता है। उस पार्टी का संगठन, मैंने जो मेरा राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है, वो राजनीति में केजरीवाल जी तो अभी आए हैं, हम लोग उससे पहले से राजनीति कर रहे हैं, भले ही वो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए, मगर राजनीति में अनुभव से बहुत चीजें देखने को मिलती है। कई पार्टियां आपने देखा होगा मोनिस भाई, आई और चली गई, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा पार्टी का, संगठन के व्यक्ति की, छोटे छोटे व्यक्तियों की बात नहीं सुनी जाएगी। जैसे आपने देखा यूपी में यकायक मायावती का उदय होता है, और मायावती आज कहाँ है? यूपी में खत्म। ऐसी कितनी पार्टियां, मैं बताऊंगा, ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि आज अकाली दल की क्या स्थिति है पंजाब में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के सबसे ज्यादा चुनावों में पराजय का अनुभव भी चखा है। अगर आज हम जीत के उस दौर में हैं, तो हारने के स्वाद को हमने आत्मसात किया है, सीखा है, हार से हर हार को हमने एक्सेप्ट किया है। आज हार के बाद जो आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, मेरे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे
कि आज जो लोग हम पर हंसते हैं कल लोग ऊपर हंसेंगे। तो मुझे वो पंक्तियां आज याद आती हैं, संसद के भवन में उन्होंने कहा था, जो ये कांग्रेस कहती है कि आज हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। देखिए, लगातार हम हर एक प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे। उत्तर भारत तो लगभग कांग्रेस से साफ हो गया है, आपने देखा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जितनी बड़ी हमारी जीत है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। आज दिल्ली के लोगों को विकास की जरूरत है। डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हमारी पार्टी का नायक चुना जाएगा उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ेगा। 11 साल से कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। देखिए, विकास का आप अनुभव करके देखिए, विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप 200 यूनिट फ्री दे दें। विकास का मतलब नहीं होता चिकित्सा फ्री दे दें। विकास का मतलब नहीं होता पढ़ाई फ्री कर दें। स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं। दुनिया दिल्ली को अलग नजर से देखती है। दिल्ली हमारे दिलों में बसती है, देश का स्तंभ है, देश का हृदय है। और जब हृदय हमारा कैसा होना चाहिए, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर चलकर हम दिल्ली को एक अलग नक्शे कदम पर ले जाकर दिल्ली का विकास करेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो विधायक जीत के आए हैं उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, हमारे पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने हम पर किया है हम उस पर खरा उतरे और उसका जो दिल्ली का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सिविल लाइन की बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा, पानी की कितनी बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या है, रोडों की कितनी बड़ी समस्या है। आपने देखा, आप वहां जाकर अनुभव करें, मैं तो टीवी के माध्यम से भी देखता हूं। आप इधर पप्परगंज इधर जाइए, जो बाहरी दिल्ली है उसकी रोडों का हाल देखिए। अब आपने देखा दिल्ली की जब सबसे हॉट सीट कौन सी होती थी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जहां पर लगभग 99.9% लोग पढ़े लिखे, जो देश की राजनीति और देश के आर्थिक मूल्यों का निर्धारण करने वाले लोगों ने केजरीवाल जी को हरा कर भेजा है। ये कितनी बड़ी बात है। अभी बजट आया, बजट को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना विकास मुखी बजट पेश किया, 12 लाख रुपए तक, जो कई दिनों से एक प्रकार से मांग चल रही थी कि 12 लाख रुपए तक आय में छूट होनी चाहिए। कई चीजें किसानों के लिए, क्रेडिट कार्ड में 5 लाख रुपए तक छूट दी। कई सालों से ये चीजें पड़ी। मेरा ये कहना है कि ये देश सर्वोपरि है। आज मैं अन्ना हजारे जी को भी सुन रहा था, अन्ना हजारे जी ने कहा देश से बड़ा कुछ नहीं। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी राजनीतिक पार्टी सुरक्षित रहेगी। और देश तब सुरक्षित रहेगा जब हम देश की बात करेंगे। रोहिंग्यों को शरण देकर देश सुरक्षित नहीं हो सकता। पहले हमें हमारे देश के जो जन्मे हुए लोग हैं, देश के जिनकी नागरिकता है, जिनको सर्वप्रथम हमें आगे बढ़ाना है, जिनकी अंततः जो अंतिम व्यक्ति हमारा बैठा है, विकास की किरण उसके पास तक नहीं पहुंची। दीनदयाल जी कहते थे कि अंत्योदय तक हमारी विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। सिर्फ किसी को धार्मिक आधार पर सगुफे देकर, लोभ लुभाने वादे कर अगर आप सत्ता में आएंगे तो देश का, राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे। इसी बात के साथ अपनी बात, चलिए कार्यक्रम का समापन करते हुए आखिर में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जनार्दन सिंह जी से। 22 दूनी 44 और उसमें 4 जोड़ दो तो 48। इस हाँ के क्या मायने हैं आम आदमी के लिए? क्या आत्ममंथन होगा या फिर आपको सीधे सीधे विपक्ष में बैठना मंजूर है? देखिए, जनता ने, ठीक है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत दी है तो उनको बधाई, और हम अपनी हार स्वीकार करते हैं जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा है। लेकिन जनता ने हमको नकारा नहीं है। ठीक है, थोड़े से हमारे को 42% से ऊपर जो है ना वोट मिले हैं दिल्ली के अंदर, और 1% की वोट के अंतर से भी हार जीते हो जाती हैं। और ये यही कहा जाएगा फिर कि जो केजरीवाल जी ने, मोदी जी कहते थे कि
ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो उन्हीं रेवड़ियों को आधार बना करके नरेंद्र मोदी जी ने जो है दिल्ली में विजय हासिल करी है। तो केजरीवाल जी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो सत्ता हासिल की है, तो उनको बधाई है। और खैर, हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार। 11 सालों से हम जनता की सेवा कर रहे थे, जनता ने आज भाजपा को जो है मौका दिया है। कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में फिर पता लगेगा कैसे करके भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को छलती है या उनकी सेवा करती है, ये वक्त बताएगा। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। केजरीवाल जी इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है और उनकी सोच ही है जो कि आज भाजपा को उन्हीं के रास्ते कदमों पर चल करके दिल्ली की सत्ता हासिल करी है। तो केजरीवाल जी आने वाले समय में फिर से सत्ता में वापसी करेंगे और देश के अन्य राज्यों में भी हमारी सरकार बनेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, फिर सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा कि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। हार का सेहरा बांधना बहुत मुश्किल होता है, जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी राय रखी है, वो थोड़ा सा ये बात समझ में आती है कि अभी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ है। वहीं भाजपा इस जीत से गदगद नजर आती है। वरिष्ठ पत्रकारों ने काफी अच्छा विश्लेषण किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और अन्य कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9। दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। जैसा कि आज आपने देखा, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए और आम आदमी पार्टी जहां तक अभी तक सरकार बनाई हुई थी, वहां पर सिर्फ मात्र 22 सीटें ही हासिल कर पाई है। वहीं पर भाजपा ने एक बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए 48 सीटों पर कब्जा जमाया है। ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है भाजपा की दिल्ली में। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलें। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। वहीं पर भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश भाटिया जी और आम आदमी पार्टी से जनार्दन सिंह जी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नाहिद खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने कार्यक्रम में आप चारों का स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा जनार्दन सिंह जी से। 22 सीटों पर सिमट गई है पार्टी, मुखिया भी चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। आपके क्या कहना है इस बारे में? इस हार का क्रेडिट, इस हार की जिम्मेदारी आप किसके कंधों पर देना चाहते हैं? सबसे पहले टुडे न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हमारी जो ये आपके हिसाब से जो ये हार हुई है, इस हार की जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है, तो जिम्मेदारी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ठीक है, हमारी हार हुई और हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को कहा है कि आपने मतलब आगे बढ़ करके और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत हासिल करी है। तो जो भी आपने वादे करे हैं दिल्ली की जनता से, और उन्होंने वादे भी वही करे जो केजरीवाल जी के वादे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को आगे आकर के कहना पड़ा था कि जो सरकार है अभी, इसके जो भी कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों में कोई भी हम कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे, जनता के हितों से जुड़े हुए। और साथ में 2100 की जगह 2500 रुपये जो है महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात करी और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी है उन्होंने वहाँ पर। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि जनता के हितों के लिए हम भी आज तक लड़ते रहे हैं। तो अगर जो भी यहाँ पर अब प्रधानमंत्री जी इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो ये सरकार है भाजपा की, ये जनता के हितों के जो भी कार्य हैं उनको। मगर सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पैदा हो रहा है वो 22 सीटों का सवाल बार बार सामने आ जा रहा है कि क्या कमी रह गई जो 22 सीटों पर ही सिमट के रह गई? आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति से शुरुआत करी थी हमने। जनता के हितों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब पर मुद्दों को लेकर के ही जो है आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई और पिछले 11 सालों से लगातार हम जनता की सेवा करते रहे हैं। हर चीज़ों पर, हर मानकों पर आम आदमी पार्टी ने जनता की सेवा करी हुई है। वो बल्कि इस बार के चुनाव में हमने गिन करके बताया था कि एक आम आदमी को क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे और जनता ने उन सब चीज़ों को सराहा भी। लेकिन कहते हैं ना कि 11 साल की राजनीति के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा वो होती है। और आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे हरियाणा का चुनाव रहा, महाराष्ट्र का चुनाव रहा, किस तरीके से भाजपा ने और जो ये चुनाव आयोग है इसके साथ मिल करके कैसे कैसे घोटाले और घपले करे हुए हैं। दिल्ली के अंदर भी उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा गया। इन्होंने सबसे पहले जो है कि वोट जो थे
आम आदमी पार्टी के, जिनको पता था कि जो भी क्लस्टर हैं, जो एरिया हैं जहां आम आदमी पार्टी के वोट हैं, वहां पर वोट काटे गए और वो संख्या हजारों की संख्या में वोट काटे गए। तो इनकी रणनीति ये हर बार नए नए तरीके से जनता को लूटने का काम करते हैं। उसी तरीके से आज इन्होंने रणनीति में अपनी कामयाब हुई है भाजपा। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली के अंदर, जिस आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने जिस हिसाब से दिल्ली को चलाया और जनता को सुविधाएं दी, आज देखते हैं कि भाजपा किस तरीके से वो करती है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी दिल्ली गए थे चुनाव प्रचार के लिए। उस वक्त मैं भी वहां पर था और मैं यहाँ पर मनीष जी की सीट पर जंगपुरा पर प्रचार कार्य कर रहा था। उस समय उन्होंने वहां पर कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। अरे आप वहां दिल्ली में कहते हैं, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के महिलाओं को सम्मान। चलिए फिलहाल आप बात कर रहे हैं दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। अगर उत्तराखंड की बात होगी तो उत्तराखंड पे सवाल करेंगे। भाटिया जी जब आप कुछ कह रहे थे तो भाटिया जी हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो ये भाटिया जी ये तंजिया हंसी थी या फिर जीत की हंसी थी? सबसे पहले मनीष भाई, टुडे 9 के जो दर्शक हैं उन सबको मैं आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है उसकी बहुत सारी बधाई देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिल्ली का चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा किया और वहाँ की जनता को, देवतुल्य जनता जिन्होंने, जिसके आधार पर ही सरकारें बनती हैं। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कहें, क्योंकि निर्णय तो आखिर जनता लेती है, जनता के वोट से ही सरकार बनती है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आज हमारे को इस सुखद अनुभूति को प्राप्त करने का सौभाग्य दिल्ली की जनता ने दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आप मन मन मुस्कुरा रहे थे। आज हमारा मुस्कुराने का दिन है। पिछले 26-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी दिल्ली में। दिल्ली भारत के दिल में बसती है। पूरी दुनिया दिल्ली को अलग नज़रों से देखती है। जब भी कोई भारत की तरफ आता है, बाहर का देश का कोई राष्ट्र शासक, तो वह दिल्ली में आता है। तो दिल्ली को किस तरीके का दिल्ली होना चाहिए, अद्भुत दिल्ली होनी चाहिए, सुंदर दिल्ली होनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली की सत्ता बहुत जरूरी होती है। और दिल्ली पिछले कई वर्षों से चली जा रही थी। 11 वर्षों से जिस आंदोलन के प्रतिभूत होकर केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की परिणति के स्वरूप सत्ता में आए थे, और उसी परिणति में घिरकर, उसी चक्रव्यूह में फंसकर वह खुद सत्ताच्युत हुए। क्योंकि आप एक बात बताइए मुझे कि जो व्यक्ति दिल्ली का सीएम हो, दिल्ली पर उसका शासन हो और उसे अपनी सत्ता में ही जेल जाना पड़े, और किस आरोप में? भ्रष्टाचार किया। मैं बड़ी गंभीरता से आज अपने इस देश के गौरवान्वित व्यक्ति अन्ना हजारे जी को सुन रहा था, क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूं और क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना से अपनी बात को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन से हम अन्ना जी के आंदोलन से इस पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि जितने आप लोगों को शायद अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे बैक टाइप में, तो उस समय आपको लगेगा कि जब अन्ना हजारे जी ने ये आंदोलन किया उससे ही केजरीवाल जी का उदय, और केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए दिल्ली को, उससे पूर्व शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया था। जबकि कांग्रेस की सरकार थी, मैं इस बात से कहने से गुरेज नहीं करूंगा, दिल्ली में डेवलपमेंट जो बहुत उच्च स्तर पर हुआ, ट्रैफिक की समस्या थी, सिविल लाइन की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, इन सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं, चलिए समस्याओं पर बाद में आ जाएंगे, समस्याओं की बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि आज 48 सीटें लेकर आई है बीजेपी। तो 48 सीटें लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? हम वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। 48 सीटें एक बहुत बड़ी संख्या होती है 70 में से, तो क्या कारण मानते हो कि इतनी बड़ी तादाद में जो सीटें जीतकर लाई है बीजेपी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोहसिन भाई, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव था, दिल्ली में चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एग्रेसिव रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में चल रही है, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बनाने में लगी हुई थी कि जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो भ्रष्टाचारी हैं,
वो जेल गए, जेल जाने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि हमने पहले कई बार देखा है, कई राज्यों में देखा है कि जिस तरह से नेताओं पे आरोप लगते हैं और नेता तुरंत अपनी सीट छोड़ देते थे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जमे हुए थे, वो एक मुख्य कारण मुझे लगता है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि जिस नेता पे आरोप लगे उस नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उनके तो इतने नेता जेल गए, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया, जब वो जेल से आए तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्हें लगा कि कुछ समय अगर सत्ता से बाहर रहेंगे, जबकि उन्होंने जिन्हें बनाया था तो वो भी रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रही थी। उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि सीएम जो है कि मेन सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो साफ तौर पे ये सारी चीज़ें थी। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। उसके बाद से एक मुद्दा ये भी था कि जो वो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम घर में रहता हूँ। उनके घर की चर्चा काफ़ी हुई कि करोड़ों रुपए उन्होंने घर को रेनोवेट करने में खर्च कर दिए। यमुना की सफाई की बात वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, 15 सालों से कर रहे हैं, 10 से 12 सालों से कर रहे हैं। हर बार जनता से एक वादा करते हैं। पूर्वांचल समाज के लोग क्योंकि बड़ी संख्या में छठ पूजा करने जाते हैं, तो उनसे हमेशा वादा ये रहता था कि बस 5 साल का समय दीजिए, यमुना साफ़ हो जाएगी। तो लगातार जिस तरह से हमने देखा कि सरकार आई गई, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई। सफाई पे पैसा करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई जो वो कहते थे। अभी उनने जो बयान दिया था कि हरियाणा के कारण यमुना का पानी दूषित है। अभी हरियाणा के चुनाव के बीच ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद हरियाणा में जो यमुना बहती हैं वहाँ से यमुना का जल पिया, और पीने के बाद से उसकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे थे जो कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उनके मन में घर कर गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई। और जीत का श्रेय सीधे सीधे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस तरह से पूरा काम किया गया। और सबसे खास बात वहाँ ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री फेस कोई आगे नहीं किया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री फेस अगर आगे करते तो शायद ये होता कि आपस में ही विवाद हो जाता। क्योंकि बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद ही अपनी पार्टी में अलग अलग गठजोड़ बना के चलते हैं, और इसका नुकसान पार्टी को होता। लेकिन पार्टी ने इस चीज़ पर समझदारी दिखाई, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली मॉडल ये पूरे देश में दिखाते थे, दिल्ली में ही हारे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब देखना ये होगा कि आगे क्या करते हैं। चलिए, भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई और आपने बात की यमुना की सफाई की। यमुना की सफाई से कांग्रेस की सफाई हो गई है दिल्ली से। तो नाहिद खान जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 0 का आंकड़ा छुआ है। फिलहाल तो हमारे पास कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हार का मुख्य कारण आप किसे मानते हुए चलते हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अपना एनालिसिस बताइए। देखिए, जो दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा ने वहाँ वापसी की है वो अप्रत्याशित नहीं है। उसके लिए पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, और भाजपा चाहती थी किसी तरह से भी हम वहाँ सत्ता पे काबिज हों। क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारें काबिज हैं, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार होते हुए भी वहाँ पर काबिज ना होना ये बड़ा उनको सालता था भाजपा को। तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत वहाँ पर काम किया, और उन्होंने वहाँ पर अपने जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने अवेयरनेस किया, और उन्होंने वहाँ पर वादे करने शुरू किए, जिस तरह से केजरीवाल ने शुरू किए थे। अब उन्होंने कहा कि केजरीवाल का जो मेन था, जो फोकस था कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना। तो इन सब को देखकर भाजपा ने भी अपनी रणनीति इस तरह से उन्होंने की, और उन्होंने धीरे धीरे वही सारी चीज़ें जो केजरीवाल आम मतदाताओं के बीच लेके गए थे, भाजपा ने भी उन चीज़ों को वहाँ पे किया। और दूसरा ये था कि केजरीवाल जब जेल गए शराब घोटाले में, और उनके जो और मंत्री जेल चले गए, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली की जो लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाती है। यहाँ पर मेन फाइट, दिल्ली में मेन फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में थी, 22 वर्सेस 48। लेकिन कांग्रेस, अदर को तो छोड़ो, कांग्रेस 0 पे खेल रही। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी शुरू में साथ रही थी। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल ने
अलग थलग होके और इंडिया गठबंधन में होते हुए भी हरियाणा में चुनाव लड़ाने की हिमाकत की थी अपने प्रत्याशियों को, जिससे कांग्रेस को ये कई साल रहा था कि हमारी सरकार हरियाणा में बनने से रह गई, उसके पीछे आम आदमी पार्टी है। हालांकि उनको पता था दिल्ली में हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो दिल्ली में हरियाणा में जो उनकी हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। अगर हम देखते हैं कुछ सीटों पर नज़र डालें तो 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अगर प्रत्याशी वहां नहीं उतारती तो हो सकता था आम आदमी पार्टी वहां विजयी होती। तो काफ़ी जो क्षेत्र जो है तो आपका ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कब्र खोदने का काम कांग्रेस ने किया है। चलिए दोबारा आ जाते हैं जनार्दन सिंह जी की तरफ। एक वीडियो वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का, चूंकि जब हार जीत की बात आती है, नतीजे आते हैं तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखेड़े जाते हैं। उस वीडियो में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को एक जन्म और लेना पड़ेगा हराने के लिए। तो क्या ये बड़े बोलों से थोड़ा परहेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सत्ता है, सत्ता तो बदलती रहती है। देखिए, राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा बड़बोलापन कोई नहीं कर सकता है, ये आपने देखा होगा। और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, तो महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था, और उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि चक्की पीसिंग इस तरीके से डायलॉग बोले थे, लेकिन उसके बाद उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं डरे और उन्होंने जनता की जो हितों की बात थी उसके लिए हमेशा लड़ते रहे और कभी भी इनके आगे नहीं झुके, जिसकी वजह से केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, हमारे बहुत सारे नेताओं को जेल जाना पड़ा, लेकिन हमारे किसी नेता के पास आज तक कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ और न ही 1 रुपया किसी के पास निकला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बोल की जहाँ तक बात है कि केजरीवाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जन्म लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी अपनी ही रणनीति पर, जिस हिसाब से देश के बाकी सारे राज्यों पर जनता को जो सुविधाएं देते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, उन्हीं तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राज्य के नहीं है, और वो भी जहाँ पर आधी अधूरी सरकार कोई ना कोई रणनीति तो उन्होंने बनाई थी जिस वजह से वो जीते हैं। तो वो रणनीति किसकी रही होगी? केजरीवाल जी की ही रणनीति पर जीते। बाकी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो चुनाव आयोग करता है, आज रबर स्टैंप बना हुआ चुनाव आयोग, ये हिसाब से उसके काम करे। दो सेकंड के लिए आपकी बात ये थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है कि आप आम आदमी पार्टी की रणनीति पे मोदी जी जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पे खुद नहीं जीत पाती। आम आदमी पार्टी ने जो भी जनता के हितों की बात दिल्ली में करी है, वो सारी की सारी बात प्रधानमंत्री को वहां पर करनी पड़ी। और साथ में क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? 500 रुपए का सिलेंडर उन्होंने दिल्ली की जनता को देने के लिए कहा हुआ है। 2500 रुपए सम्मान राशि महिला को देने के लिए कही हुई है। और बाकी पूर्ववत जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो जो भी सुविधाएं जनता को दे रही थी, वो सारी सुविधाएं देने की बात करी है। तो क्या और राज्यों में उनको नहीं देना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें करते हैं और दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया है। जनता देखिए जनार्दन होती, भगवान होती है, मैं इस पर कहना चाहूंगा। लेकिन ये उन्होंने गलत विश्वास करा है जनता ने। ये दिल्ली की जनता अभी आने वाले समय में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि केजरीवाल जी की ही जो लाइनें हैं, कि आम आदमी पार्टी की जो लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों पर चल करके और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जीत हासिल करी हुई है। और कहीं उनका कोई अपना जो विजन होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का विजन दिल्ली में चल नहीं। भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को रोके, मैं भाटिया जी को टाइम। जी भाटिया जी। भाई, मेरे काबिल दोस्त वरिष्ठ पत्रकार नाहिद भाई और वेद जी बैठे हैं, जनार्दन भाई सब बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का उदय 12 साल पहले होता है और कि उनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, एक आंदोलन की प्रणीति के तहत ये पार्टी बनती है और उस पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है। मैं आपको, अगर आप 11 साल पहले जाएं तो अरविंद केजरीवाल जी की एक स्पीच सुनवाऊंगा। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर सत्ता में आया तो शीला दीक्षित की जांच कराऊंगा, शीला दीक्षित के जो कांग्रेस के जो पिछले भ्रष्टाचार के जो काम है, उसको मैं पिछले 15 दिन के अंदर अंदर उनको जेल भेजूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया उनका वो एजेंडा, कहाँ गई उनकी वो स्पीच? उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रूप से सत्ता को हथियाने के लिए सिर्फ सब्सिडियां देना, काटना, रेवड़ी की तरह जनता की गाड़ी कमाई को लोगों के बीच में बांट दिया।
और सत्ता में आ गए। उसके बाद जो दिल्ली का हश्र हुआ, 11 साल तक दिल्ली का जनमानस पीड़ित था, वो देखने लायक है। आप दिल्ली जाइए, उसकी रोडें देखिए। आप शायद मेरे काबिल लोग सारे दोस्त हैं, दिल्ली जाते हो, आप बताइए 11 साल में कोई फ्लाईओवर बना हो, 11 साल में दिल्ली का कोई विकास हुआ हो। सिर्फ एक ही बात, यमुना साफ होगी। कहाँ गई यमुना? यमुना का पानी आज भी उसी स्तर पर है। कहाँ गई सिविल लाइन? कहते थे सिविल लाइन को मैं नया कराऊंगा। जिस मुद्दे पर ये अपनी हाँ भरते थे, जिसको मैनिफेस्टो में रखते थे, शिक्षा नीति, इनका शिक्षा मंत्री चुनाव हार गए। अरे जो शिक्षा नीति को बना रहा है वो शिक्षा मंत्री आपका चुनाव हार जाता है। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, ये सब लोग चुनाव हार जाते हैं। स्वास्थ्य को निःशुल्क अरे हमारी जो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान कार्ड की जो वो थी, हम इसको लागू नहीं करें। अरे भाई एक बार बताइए, जिसे पूरा देश लागू करा है, आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, मैनिफेस्टो में कहते हैं हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाएंगे। इनकी विकास की किरण महल तक पहुंची। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तब इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि मैं कोई भी एक जनरल व्यक्ति की तरह रहूंगा, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई बहुत बड़ा महल नहीं लूंगा। आपने देखा कितना बड़ा महल आज उनके पास है मुख्यमंत्री के रूप में। और एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपनी इतनी बड़ी बातें कहता है, अभी मैं कल देख रहा था, मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि मोदी जी ने उन्हीं की लाइन पर चल के, अरे जिसकी अपनी लाइन खुद ब्रेक हो गई हो, जो खुद व्यक्ति चुनाव हार गया हो, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट आदमी, जो पूरी पार्टी की जान माना जाता हो, पूरी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, वो खुद चुनाव हार गया। अब तो स्थिति देखिए, अभी आप देखते जाइए, थोड़े दिनों को वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, कुछ दिनों में सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। अभी ये जीत और हार का जब मूल्यांकन करेंगे तो किसके ऊपर ठीकरा कोटेंगे? इन्हीं के पार्टी के कुछ नेता बार बार जब टाइम पर पार्टी छोड़ते चले गए। आप बताइए, अपने लोगों को नहीं संभाल सके, कुमार विश्वास चले गए, अपना क्या नाम यादव जी चले गए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस आधार पर जिन 5-7 लोगों ने इस पार्टी को स्तंभित रूप से खड़ा किया था, वो लोग कहाँ गए? आए आप उन्हीं को नहीं जोड़ सके। जब मूल्यांकन की बात आई है तो वेद प्रकाश की तरफ आते हैं, वेद प्रकाश जी की तरफ आते हैं। 22 वर्सेस 48, तो क्या ये मान के चलें कि आम आदमी पार्टी को जनता ने एक तरफा नकार दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहले हमने 2014 का चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव, तो 7 और 0 का रेशियो था। 7 भारतीय जनता पार्टी के पास थे, एनडीए के पास थे, और 0 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थे। 2019 का हमने लोकसभा चुनाव देखा, 7-0, 7 बीजेपी के पास थे, 0 कांग्रेस के पास थे, और 0 आम आदमी के पास थे, आम आदमी पार्टी के पास थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने ही गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। 7 सीटें भाजपा जीती, दोनों मिलाकर भी 0 ही सीट जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 0 सीटें मिल रही थी आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी के मन में तो टीस थी, लेकिन जिस तरह से 7 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में भी एक टीस थी कि हम देश के विभिन्न राज्यों को जीत रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो या बिहार हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी प्रदेश हो। अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, और जहां वापसी नहीं की वहां कहीं ना कभी उनकी सरकार रही। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जो राज्य की जो मुख्यमंत्री की जो सीट थी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से दूर थी, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से रेवड़ी बांटी है, रेवड़ी बांटने का भी आरोप लगाया दिनेश जी ने कि आम आदमी पार्टी पे, तो इस बार इन्होंने भी दबा के रेवड़ी बांटी है। और ये भी कह सकते हैं एक अहम मुद्दा था कि जिसके कारण जो है वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल वोटर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसलिए 48 और 22 का जो रिजल्ट आया है, इसमें जिस तरह से प्रदूषण को लेके वो हमेशा ही दूसरे राज्यों को घेरते रहते थे, जबकि अपने यहाँ कोई सुधार नहीं करना है। यमुना को लेके दूसरे राज्यों को घेरते रहते थे, अपने यहाँ कोई सुधार नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि दूसरे राज्यों में जब प्रचार करने जाते थे अरविंद केजरीवाल,
तो उनका हमेशा ये आरोप रहता था, जिस राज्य में जाएंगे तो कहेंगे देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इसी राज्य में बिक रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे दिल्ली मॉडल दिखाते थे, शिक्षा की बात करेंगे दिल्ली मॉडल दिखाते थे। जब दिल्ली मॉडल आपका इतना कारगर था, चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग किया भी हो, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग जनता के मन में तो नहीं हो सकता ना। अगर आपने काम किया है तो काम जनता को दिखाई देना चाहिए था, और जनता को दिखाई देता तो आपको लाभ मिलना चाहिए था। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें सीट बदलनी पड़ती है, स्वास्थ्य मंत्री हार जाते हैं, शिक्षा मंत्री हार जाते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हार जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इत्तेफाक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत थी और आम आदमी पार्टी का अपना घमंड था, जो कि रिजल्ट पे दिखाई दिया है। चलिए, आम आदमी पार्टी का अपना घमंड था। नाहिद जी के पास आता हूँ। नाहिद जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। ऐसे में एक खबर ये आती है कि मुखिया ही चुनाव हार जाते हैं। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने से अन्य राज्यों में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में थे, उनका मनोबल गिरेगा या फिर उसी मनोबल से काम करते रहेंगे? नवोदित पार्टी को खड़ा करना केजरीवाल के लिए बहुत दुष्कर काम था, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे के दम पर जिस आंदोलन से खड़े होकर एक पार्टी खड़ी की थी, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और काफ़ी लोग उनसे बाद में अलग भी हुए, लेकिन केजरीवाल खड़े रहे और केजरीवाल ने जो भी उनके खिलाफ थे उन सारे लोगों को, जो उनके साथ में थे, उन लोगों को अलग हटा दिया। और दिल्ली पे जिस तरह कब्जा किया उन्होंने, उनको लगता था कि मैं अन्य राज्यों पर भी कब्जा करूँगा। धीरे धीरे उन्होंने विस्तारीकरण करके पंजाब तक पहुँचे और पंजाब में वहाँ जीत हासिल की। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपने पार्टी को वहाँ पर विस्तृत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उत्तराखंड में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। अब सवाल यह है कि जो मुखिया थे उसके, वही हार गए। दरअसल उनकी जो नीतियाँ थी और जो उस हर तरह से हर मामले में केंद्र सरकार को दोषी देना, अपने चीज़ों पर फोकस नहीं करना, दूसरों को आरोपित करना, और जो उनके शिक्षा मंत्री पे, स्वास्थ्य मंत्री पे जिस तरह से आरोप लगे और बाद में उन पर खुद आरोप लगे और वो खुद भी जेल गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री भी जेल गए और उनके शिक्षा मंत्री भी गए। जो मॉडल दिल्ली में उन्होंने दिखाया था, जिसको दिखा के वो अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को खड़ा कर पाए थे, वो मॉडल दोस्त हो गया था। लोगों में लग रहा था कि केजरीवाल जो बात करते हैं उन पर खरा नहीं उतर रहे। तो किस तरह से वहाँ एक तो जो उनके पार्टी के लोग जेल चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उनको लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी की हार से अन्य राज्यों में कार्यकर्ताओं को मनोबल गिरेगा? मनोबल, जाहिर बात, बिल्कुल मनोबल गिरेगा। जो कार्यकर्ता केजरीवाल की एक आवाज़ पे खड़े हो जाते थे, उनको लगता था केजरीवाल आगे जाके एक ताकत बनेंगे देश में और केंद्र सरकार में वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते थे, तो वो, मुझे जाहिर बात है, उससे टूटा है उनका सपना। जी वेद जी, बोलिए। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई और कांग्रेस को 0 सीटें मिली है, आप अभी बार बार ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस की जिम्मेदारी कौन लेगा। जो जीत का सहरा अपने सर बांधते हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, तो उन्होंने तंज कसा था और तंज कसते हुए कहा कि चर्चाएं ये हैं कि जो पंजाब की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया है दिल्ली में, और दिल्ली का फ़ोन गया है मुख्यमंत्री के पास पंजाब में, और उनसे कहा है कि एक काम करो, अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दो। तो इस तरह के तंज भी अब भारतीय जनता पार्टी कस रही है, और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता है, या जहाँ पे सरकार अभी तक नहीं आई है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को काफ़ी मनोबल गिरेगा और वहाँ जो है संगठन में टूट भी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। तो इसको लेके अब मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब उन पे समय है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, अच्छी तरीके से निभाएं, और दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड हो या जो भी प्रदेश, जिन प्रदेशों में वो अपनी सरकार, उन्हें उम्मीद है कि आ सकती है, उन प्रदेशों में जाके खुद भी काम करें, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और कार्यकर्ता जीते। जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे काबिल दोस्त, अभी तक जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, जो टीवी के माध्यम से आज सुनाई दे रहा है, देखिए, ना खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें आप में वही सही। एक लाइन सुन लीजिए,
क्योंकि वहाँ पर कोई नीचे के कार्यकर्ताओं की कोई वक़्त नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल का निर्देश होता है वो फॉलो होता है। उस पार्टी का संगठन मैंने जो मेरा राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है वो राजनीति में केजरीवाल जी तो अभी आए हैं, हम लोग उससे पहले से राजनीति कर रहे हैं। भले ही वो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए मगर राजनीति में अनुभव से बहुत चीजें देखने को मिलती है। कई पार्टियां आपने देखा होगा मोनिस भाई आई और चली गई, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा पार्टी का, संगठन के व्यक्ति की छोटे छोटे व्यक्तियों की बात नहीं सुनी जाएगी। जैसे आपने देखा यूपी में यकायक मायावती का उदय होता है और मायावती आज कहाँ है? यूपी में खत्म। ऐसी कितनी पार्टियां मैं बताऊंगा, ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि आज अकाली दल की क्या स्थिति है पंजाब में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत के सबसे ज्यादा चुनावों में पराजय का अनुभव की चखा है। अगर आज हम जीत के उस दौर में हैं तो हारने के स्वाद को हमने आत्मसात किया है, सीखा है। हार से हर हार को हमने एक्सेप्ट किया है। आज हार के बाद जो आज भारतीय जनता पार्टी का विजय मेरे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आज जो लोग हम पर हंसते हैं कल लोग ऊपर हंसेंगे। तो मुझे वो पंक्तियां आज याद आती हैं। संसद के भवन में उन्होंने कहा था, जो ये कांग्रेस कहती है कि आज हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो आज हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। देखिए लगातार हम हर एक प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे। उत्तर भारत तो लगभग कांग्रेस से साफ हो गया है, आपने देखा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जितनी बड़ी हमारी जीत है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। आज दिल्ली के लोगों को विकास की जरूरत है। डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हमारी पार्टी का नायक चुना जाएगा उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ेगा। 11 साल से कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। देखिए विकास का आप अनुभव करके देखिए, विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप 200 यूनिट फ्री दे दें। विकास का मतलब नहीं होता चिकित्सा फ्री दे दें। विकास का मतलब नहीं होता पढ़ाई फ्री कर दे। स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं? दुनिया दिल्ली को अलग नजर से देखती है। दिल्ली हमारे दिलों में बसती है, देश का स्तंभ है, देश का हृदय है। और जब हृदय हमारा कैसा होना चाहिए, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर चलकर हम दिल्ली को एक अलग नक्शे कदम पर ले जाकर दिल्ली का विकास करेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो विधायक जीत के आए हैं उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, हमारे पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने हम पर किया है हम उस पर खरा उतरे और उसका जो दिल्ली का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सिविल लाइन की बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा। पानी की कितनी बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या है, रोडों की कितनी बड़ी समस्या है। आपने देखा, आप वहां जाकर अनुभव करें। मैं तो टीवी के माध्यम से भी देखता हूं। आप इधर पप्परगंज इधर जाइए, जो बाहरी दिल्ली है उसकी रोडों का हाल देखिए। अब आपने देखा दिल्ली की जब सबसे हॉट सीट कौन सी होती थी? दिल्ली, न्यू दिल्ली, जहां पर लगभग 99.9% लोग पढ़े लिखे, जो देश की राजनीति और देश के आर्थिक मूल्यों का निर्धारण करने वाले लोगों ने केजरीवाल जी को हरा कर भेजा है। ये कितनी बड़ी बात। अभी बजट आया, बजट को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना विकास मुखी बजट पेश किया। 12 लाख रुपए तक, जो कई दिनों से एक प्रकार से मांग चल रही थी कि 12 लाख रुपए तक आय में छूट होनी चाहिए। कई चीजें किसानों के लिए, क्रेडिट कार्ड में 5 लाख रुपए तक छूट दी। कई सालों से ये चीजें पड़ी। मेरा ये कहना है कि ये देश सर्वोपरि है। आज मैं अन्ना हजारे जी को भी सुन रहा था। अन्ना हजारे जी ने कहा देश से बड़ा कुछ नहीं। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी राजनीतिक पार्टी सुरक्षित रहेगी। और देश तब सुरक्षित रहेगा जब हम देश की बात करेंगे। रोहिंग्यों को शरण देकर देश सुरक्षित नहीं हो सकता। पहले हमें हमारे देश के
जो जन्मे हुए लोग हैं, देश के जिनकी नागरिकता है, जिनको सर्वप्रथम हमें आगे बढ़ाना है, जिनकी अंततः जो अंतिम व्यक्ति हमारा बैठा है, विकास की किरण उसके पास तक नहीं पहुंची। दीनदयाल जी कहते थे कि अंत्योदय तक हमारी विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। सिर्फ किसी को धार्मिक आधार पर सगुफे देकर, लोभ लुभाने वादे कर कर अगर आप सत्ता में आएंगे तो देश का, राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे। इसी बात के साथ अपनी बात। चलिए, कार्यक्रम का समापन करते हुए आखिर में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जनार्दन सिंह जी से। 22 दूनी 44 और उसमें 4 जोड़ दो तो 48। इस हाँ के क्या मायने हैं आम आदमी के लिए? क्या आत्ममंथन होगा या फिर आपको सीधे सीधे विपक्ष में बैठना मंजूर है? देखिए, जनता ने, ठीक है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत दी है तो उनको बधाई, और हम अपनी हार स्वीकार करते हैं जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा है। लेकिन जनता ने हमको नकारा नहीं है। ठीक है, थोड़े से हमारे को 42% से ऊपर जो है ना वोट मिले हैं दिल्ली के अंदर, और 1% की वोट के अंतर से भी हार जीते हो जाती हैं। और ये यही कहा जाएगा फिर कि जो केजरीवाल जी ने, मोदी जी कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उन्हीं रेवड़ियों को आधार बना करके नरेंद्र मोदी जी ने जो है दिल्ली में विजय हासिल करी है। तो केजरीवाल जी के पसीनों पर चलते हुए आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो सत्ता हासिल की है तो उनको बधाई है। और खैर, हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार। 11 सालों से हम जनता की सेवा कर रहे थे। जनता ने आज भाजपा को जो है मौका दिया है। कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में फिर पता लगेगा कैसे करके भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को छलती है या उनकी सेवा करती है, ये वक्त बताएगा। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। केजरीवाल जी इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, उनकी सोच बहुत बड़ी है, और उनकी सोच ही है जो कि आज भाजपा को उन्हीं के रास्ते कदमों पर चल करके दिल्ली की सत्ता हासिल करी है। तो केजरीवाल जी आने वाले समय में फिर से सत्ता में वापसी करेंगे और देश के अन्य राज्यों में भी हमारी सरकार बनेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, फिर सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा कि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। हार का सेहरा बांधना बहुत मुश्किल होता है, जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी राय रखी है वो थोड़ा सा ये बात समझ में आती है कि अभी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ है। वहीं भाजपा इस जीत से गदगद नजर आती है। वरिष्ठ पत्रकारों ने काफी अच्छा विश्लेषण किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और अन्य कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर चर्चा हुई। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।